हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इवेंट फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और टाइम मिलेगा तो पीरियोडिक फंक्शन पे भी हम लोग बात करेंगे। वैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको कंपोजिट फंक्शन का एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था ये fx था, ये gx था और कहीं ना कहीं f ऑफ gx हमने फाइंड कर लिया था। इस बार हम लोग g ऑफ fx फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो g ऑफ fx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं आप x को fx से रिप्लेस कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट RHS में भी हर जगह आपको x की जगह पे fx सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस fx व्हेन fx इज लेस देन 1 एंड 1 माइनस fx व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। g ऑफ fx निकालना है तो x को fx से रिप्लेस कर दिया हर जगह पे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है। ये जो कंडीशंस है इसको सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि ये काम हम लोग ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, और अगर आप ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करें तो आपको fx को प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। या आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जो भी फंक्शन अंदर में है उसको आपको प्लॉट करना होगा। तो fx का अगर मैं प्लॉट देखूं तो fx हैज टू डेफिनेशंस। fx 1 माइनस x की तरह बिहेव कर रहा है, कहां तक, व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इस इंटरवल में fx 1 माइनस x की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं 0 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 1 और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन आफ्टर फॉर x पॉजिटिव fx इज x स्क्वायर। बबल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिखाई देगा। दिस इज ग्राफ ऑफ x स्क्वायर व्हेन x इज पॉजिटिव। तो ये ऑल टुगेदर fx का ग्राफ हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दो इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज गिवन दैट fx मस्ट बी लेस देन 1 से छोटा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट डेफिनेटली 0,1 था। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया दैट इज y इक्वल्स 1। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि fx का कौन सा सेक्शन, fx के ग्राफ का कौन सा सेक्शन 1 से छोटा दिखाई दे रहा है। ये रिक्वायरमेंट है ना अपना, fx लेस देन 1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक ही ऐसा सेक्शन है जो 1 से छोटा है, ये वाला सेक्शन। और अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग x की बात करें तो आपको सबसे पहले इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, ये x स्क्वायर का ग्राफ है और ये है y इक्वल्स 1 माइनस x का। तो अगर आपको इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x निकालना है तो आप सिंपली x स्क्वायर को y इक्वल्स 1 के साथ सॉल्व कर देंगे। ये बेसिकली y इक्वल्स 1 और y इक्वल्स x स्क्वायर का इंटरसेक्शन ही तो है। तो यहां से आपको x की दो वैल्यूज मिल रही है दैट इज प्लस माइनस 1। बट मैं आपको बता दूं ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, वो आप देख के बता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ तैयार हूं कि fx लेस देन 1 ये कब पॉसिबल है, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। और बाउंड्री वैल्यूज की बात अगर करें तो 0 और 1 दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू कहां पे है, 1 पे है। डॉट यहाँ है ना, ऊपर है। और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कहां पे है, वो भी 1 पे है। तो 0 और 1 दोनों पे ही फंक्शन 1 के इक्वल हो रहा है और मुझे फंक्शन 1 से छोटा चाहिए, तो वहां पे मैंने ओपन इंटरवल रखा है। नेक्स्ट अगर आप देखें इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इस बार fx 1 या 1 से बड़ा चाहिए आपको। तो देखिए दो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है जहां पे fx 1 से बड़ा है, दूसरा ये वाला सेक्शन दिख रहा है। तो इन दोनों को यहाँ पे मेंशन करना होगा अलग अलग। सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं इस इंटरवल को, तो इट इज सिंपली माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड दिस टाइम 0 कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, अगला इंटरवल अगर आप देखें तो इट इज 1 टू इंफिनिटी। 1 को अगेन इंक्लूड करना होगा, है ना, क्योंकि fx 1 के इक्वल हो सकता है, सेम लॉजिक जैसा 0 पे था। तो 1 से इंफिनिटी आप देख सकते हैं इस इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो 1 से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये इसके करस्पॉन्डिंग आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज द कंक्लूसिव स्टेप। ये तीसरा स्टेप ही आपका फाइनल स्टेप होगा। अब आप सीधा लिख सकते हैं कि g ऑफ fx क्या होगा।
थर्ड स्टेप में मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप कंडीशन लिखिए। ये जो इंटरवल्स आपको मिले हैं वन बाय वन आप इनको मेंशन करते चलिए और फिर हम वहां से g ऑफ एफ एक्स आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो सबसे पहली चीज 0 से 1 के बीच में इस इंटरवल में g ऑफ एफ एक्स कैसा है माइनस एफ एक्स। अभी प्रॉब्लम क्या था हमारे साथ, एफ एक्स की दो पॉसिबल डेफिनेशन है, एफ एक्स के दो पॉसिबल डेफिनेशन है। तो सवाल ये है कि एफ एक्स कौन सा ले, 1 माइनस एक्स ले या एक्स स्क्वायर ले। लेकिन अब उस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। 0 से 1 के बीच में अगर इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में आपका एफ एक्स क्या है बताइए। 0 से 1 तो इसी इंटरवल में आ रहा है, ग्राफ से भी देख सकते हो। 0 से 1 के बीच में एफ एक्स का कौन सा डेफिनेशन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे आपको क्या रख देना है, एक्स स्क्वायर रख देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट इंटरवल की बात करेंगे, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 0। इस इंटरवल के लिए देखो, पहले तो मैं बात करूं g ऑफ एफ एक्स की। g ऑफ एफ एक्स इस इंटरवल में कैसा बिहेव करेगा, 1 माइनस एफ एक्स। अब सवाल आता है कि आप एफ एक्स क्या लेने वाले हैं। तो आप देखो ना इस इंटरवल में, यहां से भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस इंटरवल में एफ एक्स कैसा है, 1 माइनस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। यानी आप सीधा यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स रख सकते हैं। ऑल टुगेदर सिंप्लीफाई करने के बाद ये x बन जाएगा। एंड देन आफ्टर अगर मैं आखिरी इंटरवल की बात करूं 1 टू इंफिनिटी, तो पहले मैं बात करूंगा g ऑफ एफ एक्स, वो सेम है 1 माइनस एफ एक्स के इक्वल है। अब मैं बोलूंगा कि एफ एक्स क्या लेना है आपको, तो 1 से इंफिनिटी के बीच में आप देखो ये इंटरवल 1 टू इंफिनिटी कहीं ना कहीं इस पे लाई करता है। तो डेफिनेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है, एफ एक्स का एक्स स्क्वायर। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स का जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में g ऑफ एफ एक्स सेम है जैसा इसमें था, लेकिन एफ एक्स अब एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आपको फंक्शन कैसा दिखाई देगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं आपका g ऑफ एफ एक्स है। देखो मेरे हिसाब से कंपोजिशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कभी भी आपको इस तरीके से दो फंक्शन देकर दे विल नॉट से कि आप एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ निकालिए, है ना। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, दो फंक्शन दे दिए गए, अब आपसे पूछा जाएगा एफ ऑफ जी एक्स का कॉन्टिन्यूटी, उस पर बात करनी है आपको, या डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है। हालांकि वो सारी चीजें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, बट यहां से जब आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल लोगे तब तो उसके कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी पे बात हो पाएगी। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कैसे एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए तो अब हम बात करेंगे फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखो 4 बातें हैं जो मुझे बतानी है दोनों के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फटाफट इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इवन फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, ये एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी 0। तो ये इवन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा ये चीज देखो, ये जो कंडीशन है, इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। इस फंक्शन के डोमेन में जितने भी एक्स हैं सबके लिए ये ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर एक्स के लिए ट्रू हो गया तो काम हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन ये जरूर ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे आप देख सकते हैं, आगे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं 4th वाले पॉइंट में, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, कॉस एक्स है, मॉड एक्स है। इनमें से एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का ग्राफ भी मैंने प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शंस, इनका जो ग्राफ है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस को अगर आप मिरर ट्रीट करें तो ये इस सेक्शन का इमेज ऐसा दिखेगा और इस वाले सेक्शन का इमेज ऐसा दिखाई देगा। तो डेफिनेटली इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। थर्ड वाले कंडीशन की अगर बात करें, हालांकि फिलहाल इसको आप एज ए रिजल्ट याद रखिए, क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, बट इसको लॉजिकली हम लोग समझेंगे आगे के चैप्टर्स में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम डेरिवेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं और डेरिवेटिव अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है। देखिए लिखा गया है फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 मस्ट बी 0। इवन फंक्शन के केस में इवन फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे 0 के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव एट 0 मस्ट बी डिफाइंड। मान लो 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस केस में इसका कोई मतलब नहीं।
लेकिन अगर जीरो पे इवन फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऑड फंक्शन के लिए अगर आप देखें तो अगेन आइडेंटिफाई करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री शो करता है, इसको भी हम समझते हैं आगे एक एग्जांपल लेकर। तीसरी बात, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो की इक्वल है। ऑड फंक्शन के केस में डेरिवेटिव की बात नहीं हो रही इस पर, फंक्शन की खुद की वैल्यू एट जीरो मस्ट बी जीरो, बट अगेन जीरो पे फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है। मानो जीरो डोमेन में ही नहीं है, जीरो पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तब इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर जीरो डोमेन में है तो आप यहाँ पे जीरो पुट करके देख लो, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल जीरो, यानी क्या मिल गया आपको, ट्वाइस एफ ऑफ जीरो इक्वल जीरो, विच मीन्स एफ ऑफ जीरो इज जीरो। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट आप बात करेंगे फोर्थ वाले में एग्जाम्पल्स की, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं एक्स, एक्स क्यूब, साइन एक्स एंड टैन एक्स, है ना? ये सारे ऑड फंक्शंस के एग्जाम्पल है। अब देखिए, अगर मैं ये इस चीज को समझूं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या होगा, जैसे देखो ये y इक्वल्स एक्स क्यूब का ग्राफ है ना? दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एक्स क्यूब। तो सिंपल सी बात है, आप ओरिजिन को एक पॉइंट मिरर की तरह देख रहे हैं। सो इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सेक्शन, ये वाले सेक्शन पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो इसका जो इमेज होगा अबाउट दिस पॉइंट मिरर, वही सेम जो रिफ्लेक्शन लॉ आप पढ़ते हैं प्लेन मिरर के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ इसका इमेज लिया अबाउट ओरिजिन, तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा, जो इमेज मिलेगा, वो डेफिनेटली इस वाले सेक्शन पे लाइक करेगा। तो अगर आप इस तरीके से इस सेक्शन के हर पॉइंट का इमेज ले अबाउट ओरिजिन, तो आपको ये पूरा का पूरा इंटायर सेक्शन मिल जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इस पे पॉइंट लोगे, इमेज लोगे, तो इस सेक्शन पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं y इक्वल्स एक्स क्यूब एक ऐसा फंक्शन है जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री शो करता है। इनफैक्ट ऑल ऑड फंक्शंस शो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, मतलब ग्राफ जो होगा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो ये इवन और ऑड फंक्शन के बारे में जो चीजें हैं वो आपको मैंने बता दी। अब देखो, एक सवाल हम लोग पूछते हैं, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है क्या जो इवन भी हो और ऑड भी हो साथ ही साथ, मतलब साइमल्टेनियसली इवन के कैटेगरी में भी आ जाए, मतलब ये कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे, एज वेल एज ऑड भी हो जाए, ठीक है? ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, इसका जवाब जरा सोच सकते हैं आप? देखिए, मैं आंसर बता दूं आपको। एफ एक्स इक्वल जीरो, ये आप लिख लेना। एफ एक्स इक्वल जीरो का मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट अ कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इक्वल जीरो या वाई इक्वल जीरो, जैसे y इक्वल्स 1 होता है, y इक्वल्स 2 होता है, कांस्टेंट फंक्शन, वैसे y इक्वल्स 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस ही होगा। तो अगर आप एक्स एक्सिस को देखें तो एक्स एक्सिस y के अबाउट सिमेट्रिकल भी है और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। एक्स एक्सिस एज ए ग्राफ अगर आप देखें तो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो कहीं ना कहीं ये ऑड भी हो गया, इवन भी हो गया। मैथमेटिकली भी अगर आप चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो दिस फंक्शन इज ऑड एंड इवन बोथ, ठीक है? इसको एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अलजेब्रा ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड इवन फंक्शन का जो अलजेब्रा है, मतलब दो फंक्शंस, दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं, या एक ऑड एक इवन हो सकता है, उसका अगर हम सम करें, डिफरेंस ले, प्रोडक्ट ले, तो रिजल्टेंट फंक्शन जो मिलेगा वो कैसा हो सकता है, ठीक है? इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं इसको एक टेबल की मदद से आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लो f और g दो फंक्शन है और उनमें हम ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। f ऑफ gx भी ले लेता हूं, कंपोजिशन है ना, और g ऑफ fx भी ले लेता हूं। ऐसा एक टेबल बना लीजिए आप। पहला केस हम ले रहे हैं जहां f और g दोनों इवन है, ठीक है? टॉपिक क्या दे देना है आपको, अलजेब्रा ऑफ
ऑड एंड इवन फंक्शंस, ठीक है, मतलब ऑड इवन फंक्शंस के ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करें तो रिजल्टेंट फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर दोनों इवन है तो सम और डिफरेंस भी इवन होगा, प्रोडक्ट भी इवन होगा, रेशियो भी इवन होगा, कंपोजिशन भी इवन होगा, दोनों कंपोजिशन। एफ ऑफ जी की बात करें या जी ऑफ एफ एक्स की बात करें, जब दोनों इवन है तो नॉर्मल सा बात है, कंपोजिशन भी इवन होगा। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी आपको डाउट क्रिएट हो, तो आप दो ऐसे फंक्शन ले करके चेक कर लीजिए। दूसरा कैटेगरी हम लेते हैं, एफ को इवन लेते हैं, जी को ऑड लेते हैं। तो अब देखो सम और डिफरेंस की बात अगर करें, अगर एक ऑड एक इवन है, उसका सम और डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो ना ही ऑड होगा ना ही इवन होगा, नीदर ऑड नॉर इवन, क्रॉस कर दिया, इवन ऑड नहीं होने वाला, कुछ और ही हो जाएगा, है ना। तीसरी कैटेगरी भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन अगर आप लेते हैं तो उसका इवन या ऑड होना जरूरी है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फंक्शन नीदर ऑड नॉर इवन हो। जैसे मान लो तुमने एक इवन फंक्शन लिया cos x और एक ऑड फंक्शन ले लिया x, तो x प्लस cos x ये ना ही ऑड होने वाला है ना ही इवन होने वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये ऑड होगा, रेशियो की बात करें तो ऑड होगा, कंपोजिशन की बात करें इवन हो जाएगा। कंपोजिशन में कैसा है, कोई एक फंक्शन भी अगर इवन है ना तो कंपोजिशन इवन हो जाएगा। ये ऑड ये इवन, तो उसके लिए भी सेम, दोनों ऑड अगर है तो सम और डिफरेंस पक्का ऑड होगा, लेकिन प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। अगेन आप दो ऑड फंक्शंस लेकर चेक कर सकते हैं, रेशियो भी इवन हो जाएगा, कंपोजिशन कैसा होगा, ऑड रहेगा, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स लो या जी ऑफ एफ एक्स लो, कंपोजिशन हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन, और उसके अलजेब्रा पे भी हमने बात करी। अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। पहले तो मैं कुछ फंक्शंस आपको दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन जो हम लेंगे, हमारा फंक्शन होगा देखिए ये फंक्शन है लॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये पूरे लॉन के अंदर है। क्या ये फंक्शन ऑड या इवन है, ये चेक करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या निकल के आता है, देखो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। अभी यहाँ पे आपको एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के इक्वल दिख रहा है ना ही इसके नेगेटिव के इक्वल दिख रहा है, बट अभी थोड़ी देर में एक छोटा सा मैनिपुलेशन अगर आप करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एफ एक्स या उसके नेगेटिव के इक्वल दिखने लगेगा। कैसे, देखिए इसको रैशनलाइज कीजिए। सबसे पहले तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है, इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। एक स्टेप में स्किप कर रहा हूं, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आपको सिंपली 1 मिल जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर को भी आप प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज दिखाई देगा। तो ये मिल जाता है आपको। और लॉग की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट रेसिप्रोकेट होता है तो बाहर एक माइनस साइन आता है। अगर लॉन एक्स है उसको आप लॉन 1/x लिख रहे हैं तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं और बाहर माइनस लिख दूं तो भैया ये माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये फंक्शन कैसा है, ऑड है। दिस फंक्शन इज, समझ आ रही है बात। अब देखिए सिमिलरली मैं एक और फंक्शन ले रहा हूं, ये भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x/2 प्लस 1। ऑड है या इवन है, तुरंत आप क्या करोगे, f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे। ऐसा मिल जा रहा है माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस x माइनस 1 माइनस x/2 प्लस 1। अब देखो ये अभी फिलहाल ना तो fx के इक्वल दिख रहा है ना ही इसके नेगेटिव के इक्वल दिख रहा है, बट एक बार अगर मैं इसको ट्राई करूं इस तरफ ले जाने की, इसके आसपास ले जाने, या तो इसके इक्वल बना दूं या तो इसके नेगेटिव के इक्वल बना दूं, ठीक है। तो
ओके, तो देखिए एक बार इसको ट्राई करते हैं इस तरीके से। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या दिखाई देगा, माइनस ये 1 अपॉन ई पावर एक्स होगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 माइनस ई पावर एक्स बन जाएगा, और अपॉन ई पावर एक्स इसको मैं ऊपर लिख देता हूं इस तरीके से। चलिए कैलकुलेशन आप फॉलो कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपली इसको 1 अपॉन ई पावर एक्स लिया है और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद ये कंक्लूड किया। अब देखिए ये जो माइनस है ना, इसको मैं नीचे एडजस्ट कर देता हूं इसी स्टेप में, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 वापस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप इसको इस फॉर्म में रिजेंबल कराएं, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में e टू द पावर x माइनस 1 था, मैंने यहाँ पर भी क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, ठीक है। थोड़ा मैनिपुलेटिव लग रहा है ना, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इंटेंशन क्लियर है ना। ये इसको रिजेंबल करता है कि नहीं करता ये देखना है। ये -1 +1 करने से देखो क्या फायदा हुआ। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें इसको, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो इसके साथ जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको x मिलेगा। इसके साथ अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x/2 प्लस 1 ये मिल रहा है। अब देखिए x माइनस x/2 ये क्या बन जाएगा, अगेन x/2 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं f ऑफ माइनस एक्स वापस fx के इक्वल आ रहा है, विच मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, है ना। इस स्टेप पे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये फंक्शन इवन हो सकता है जब आपने f ऑफ माइनस एक्स लिखा था, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप इसको रिड्यूस करते जाएंगे तो ये fx के इक्वल हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यहां से बनता है, हालांकि एग्जैक्ट वो ऑड इवन पे बेस्ड नहीं है, लेकिन आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए अगर मैं एक फंक्शन ले लूं इस तरीके से ax पावर 5 प्लस bx³ प्लस cx प्लस d/x प्लस 15, ये मेरा फंक्शन है। f ऑफ 5 की वैल्यू गिवन है एज 10 एंड f ऑफ माइनस 5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, f ऑफ माइनस 5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप इस फंक्शन के ऑड इवन पे कमेंट करें तो मैं आपको बता दूं ये फंक्शन ना ही ऑड है ना ही इवन है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो 4 फंक्शंस है स्टार्टिंग के, ये सब के सब ऑड है, आप चेक कर सकते हैं। तो इनका सम भी कैसा होगा, ऑड होगा। एंड देन वी हैव अ कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल्स 15, ये कैसा है, ये एक इवन फंक्शन है। तो ऑड और इवन का सम अगर आप लेते हैं तो ऑड इवन का सम कैसा होगा, ऑड इवन का सम कैसा होगा, हमेशा नीदर ऑड नॉर इवन होगा, है ना। ये चारों ऐड होकर के ऑड बन रहे हैं, ये इवन है, तो ऑड और इवन का सम कैसा होगा, नीदर ऑड नॉर इवन। तो फंक्शन ना ही ऑड है ना ही इवन है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, फंक्शन एट 5 दिया हुआ है और फंक्शन एट -5 पूछा जा रहा है। 5 पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है और -5 पे फंक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ऐसे केसेस में आप आंख बंद करके f ऑफ माइनस एक्स तो निकालिए। f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है जरा देखिए, ये सब निगेटिव हो जाएगा, x की जगह -x रख दिया और पावर सारे ऑड है तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। और अब अगर आप एक रिलेशन एस्टैब्लिश करें fx और f ऑफ माइनस एक्स के बीच में, तो दोनों का सम जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज 30। तो एक बढ़िया अप्रोच है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको fx और f ऑफ माइनस एक्स में रिजल्ट मिल जाए, ये ऑलवेज ट्रू होगा। x की कोई भी वैल्यू रखो, मैंने सिंपली ये fx जो था इसमें x को -x से रिप्लेस किया, ये ऑब्टेन किया, और इसको ऐड करके मैंने ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया। ये हमेशा ही ट्रू होगा सारे रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट 0 के लिए, क्योंकि 0 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है। अब अगर आपको f ऑफ -5 चाहिए तो सीधा x को 5 आप पुट कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा f ऑफ 5 प्लस f ऑफ -5 इक्वल्स 30। इसकी वैल्यू 10 गिवन है, तो f ऑफ -5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं
हम जिस फंक्शन के बारे में बात करने वाले दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन होता है कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ का पैटर्न एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा, सच फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तो वो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। f of x plus t must be equals to fx। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और t जो है t इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। हालांकि t के बारे में एक और इंफॉर्मेशन मैंने दिया है कि t मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू। अब देखो इनका मतलब समझते हैं। लीस्ट पॉजिटिव इंडिपेंडेंट वैल्यू, इसका क्या मतलब है? t हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, t इज द टाइम पीरियड, है ना। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, sin x। ये फंक्शन डेफिनेटली पीरियोडिक है। sin x इनफैक्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके सब पीरियोडिक है। अगर आप उनके ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो ग्राफ का पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। तो अगर मैं sin x की बात करूं तो sin x ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। sin x प्लस 2 पाई sin x के इक्वल होगा। ये आप देख सकते हैं 2 पाई प्लस x गोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये एंगल सप्लीमेंट्री है तो साइन का साइन ही रहेगा। इधर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो sin x प्लस 4 पाई ये भी sin x के इक्वल होगा। या मैं एक और कंडीशन लिख दूं sin x माइनस 2 पाई ये भी sin x के इक्वल होगा, आप देख सकते हैं। तो अब यहां पे अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड में क्या लेने वाला हूं? 2 पाई लूं, 4 पाई लूं या माइनस 2 पाई लूं? तो वहां पे ये चीज हेल्प करती है आपको। क्या बोल दिया गया है? टाइम पीरियड हमेशा लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड sin x के लिए आप क्या बता दोगे? 2 पाई। 2 पाई से छोटी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। 2 पाई इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। लेकिन 2 पाई से बड़ी वैल्यू अगर आप देखें तो आपके सामने 4 पाई है, 6 पाई, अगेन sin x प्लस 6 पाई भी अगर आप करते हो तो आपको sin x ही मिलता। तो इनमें से जो सबसे लीस्ट होगा वही आपका टाइम पीरियड होगा। एंड सी द सेकंड थिंग, इट मस्ट बी पॉजिटिव। जैसे यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से t की वैल्यू माइनस 2 पाई निकल के आ रही है, लेकिन क्या माइनस 2 पाई इसका टाइम पीरियड होगा? वैसे माइनस 2 पाई तो 2 पाई से भी छोटा है, लेकिन माइनस 2 पाई एक नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि टाइम पीरियड मस्ट बी पॉजिटिव। सो टाइम पीरियड को लिस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दैट वैल्यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्राफ के पैटर्न की बात करें तो अलग अलग इंटरवल पे अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आप उसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते। दैट इंटरवल मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इंटरवल मस्ट बी फिक्स्ड, ठीक है। सो टाइम पीरियड हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो इस केस में sin x का टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई, विच इज लीस्ट पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आप पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ गए होंगे। अब पीरियोडिक फंक्शन की सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जहां से क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं, तो वन बाय वन मैं उन प्रॉपर्टीज को मेंशन करूंगा, उसको देखते जाइए। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग बात करते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे sin पावर nx, cos पावर nx, sec पावर nx या cosec पावर nx। देखिए ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, इनका जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंडिंग ऑन n कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर n कोई ऑड इंटीजर है तो उस केस में टाइम पीरियड 2 पाई के इक्वल होता है, और अगर n कोई इवन इंटीजर है तो उस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। क्लियर है? ये इन चार के लिए। अगर मैंने अपना फंक्शन tan पावर nx या cot पावर nx लिया है, tan पावर nx और cot पावर nx, इनके लिए टाइम पीरियड हमेशा पाई के इक्वल होता है, नो मैटर n ऑड हो या इवन, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है।
टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा, पाई होगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिनका टाइम पीरियड आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कुछ और फंक्शंस मैं लिस्ट कर दूं। अगर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबको मैं मॉड के अंदर लिख दूं, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टैन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स या फिर मॉड कोसेक एक्स, इन सारे केसेस में मैं आपको बता दूं टाइम पीरियड जो होगा वो पाई के इक्वल होगा। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मॉड के अंदर रखा जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये आप फर्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ फंक्शंस हैं जिनके टाइम पीरियड को याद रखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉपर्टी, तो यहां पे हम देखते हैं इफ टाइम पीरियड ऑफ एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड टी है, then time period of f of ax plus b, अगर fx का टाइम पीरियड t है, अब मैं क्या कर रहा हूं x की जगह पे ax plus b लेके आ रहा हूं, तो ऐसे केस में इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, t by a, यानी कहीं ना कहीं x का जो कोएफिशिएंट है वो टाइम पीरियड को इफेक्ट करता है। b की वैल्यू कुछ भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे sin x का टाइम पीरियड अभी आपने देखा 2 पाई के इक्वल होता है, तो sin 2x plus 3 का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, sin 2x plus 3, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो टाइम पीरियड सिंपली क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 दैट इज 5। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, fx का टाइम पीरियड t है तो f of ax plus b का टाइम पीरियड t अपॉन a हो जाएगा, यानी जो पुराना टाइम पीरियड था उसका 1 by a टाइम्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखते हैं f of gx is always periodic if g is periodic। यहां देखो हम एक कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, f एंड g का कंपोजिशन है, तो कंपोजिट फंक्शन के केस में क्या देखा जाता है कि जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है इस केस में दैट इज gx, if gx is found to be periodic then this entire composition will become periodic। ये तय है, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, देखो यहां पे बेशक मैंने दो फंक्शंस का कंपोजिशन दिखाया, लेकिन अगर लेट से 3 फंक्शन है, उससे भी ज्यादा फंक्शंस हैं, उनका कंपोजिशन हो रहा है, लाइक f of g of hx, 3 फंक्शंस का कंपोजिशन है, तो अगर hx पीरियोडिक होगा तो ये पूरा का पूरा कंपोजिशन पीरियोडिक हो जाएगा। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है अंदर वाले फंक्शन पे। f हो सकता है पीरियोडिक हो या ना भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। If g is periodic, then f of g must be a periodic function। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, अगर fx मैंने ले लिया लेट सपोज e पावर x और gx मैंने ले लिया sin x, तो अगर मैं f of gx निकालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, e पावर sin x। f of gx की अगर बात करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, e पावर sin x, एंड g of fx की अगर बात करें तो ये क्या मिल जाएगा, sin e पावर x। तो अब देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये पीरियोडिक होगा, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, लेकिन ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं होगा क्योंकि अंदर जो फंक्शन है इस बार दैट इज fx व्हिच इज e पावर x, और e पावर x एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, यानी ये जो फंक्शन है दिस इज नॉन पीरियोडिक। हालांकि देखो एक कंफ्यूजन आता है, बच्चे कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है सर f ऑफ g पीरियोडिक तो होगा जब जब g पीरियोडिक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि f ऑफ g का टाइम पीरियड वही होगा जो g का टाइम पीरियड होगा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहला स्टेटमेंट ये है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, f ऑफ g हमेशा पीरियोडिक होगा अगर gx पीरियोडिक है, लेकिन gx का जो टाइम पीरियड है वही इसका टाइम पीरियड हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि इस केस में अगर आप देखें तो इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा, विच इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ gx। यहाँ पे जो gx का टाइम पीरियड है, sin x का टाइम पीरियड 2 पाई है, और f ऑफ gx यानी e पावर sin x का टाइम पीरियड भी सेम होगा, बट ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं,
लेट्स से अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया cos ऑफ sin x, देखिए यहां पे भी कंपोजिशन है, अंदर में sin x है, बाहर में cos है। अच्छा यहां पे तो दोनों ही फंक्शन पीरियोडिक नेचर के, मतलब कंपोजिशन में दो फंक्शन इन्वॉल्व है, दोनों ही पीरियोडिक नेचर के, ये 100% पीरियोडिक होने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अंदर वाले फंक्शन से मतलब होता है, अगर वो पीरियोडिक है तो कंपोजिशन पीरियोडिक होना तय है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्या इसका टाइम पीरियड 2 पाई होगा? अगर आप 2 पाई के लिए चेक करें, यही तरीका है ना, अगर 2 पाई टाइम पीरियड होना है तो f ऑफ x प्लस 2 पाई f ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। ये डेफिनेटली ट्रू मिलेगा आपको, आप चेक करके देख सकते हैं, sin 2 पाई प्लस x sin x के इक्वल होगा तो ये वापस cos ऑफ sin x बन जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसके लिए चेक करूं, पाई के लिए, t की जगह पे मैंने क्या रख दिया, पाई रख दिया, तो ये भी cos ऑफ sin x के इक्वल हो रहा है। तो आप खुद बताइए, अभी मैंने डेफिनेशन के टाइम पे आपको बताया था, टाइम पीरियड आप क्या लेंगे, 2 पाई लेंगे या पाई लेंगे? डेफिनेटली आप टाइम पीरियड पाई लेंगे, क्योंकि पाई एक छोटी वैल्यू है और पॉजिटिव तो है ही। टाइम पीरियड मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो इस केस में cos ऑफ sin x का टाइम पीरियड आप क्या लिखोगे, पाई लिखोगे। अगर आप पाई बाई 2 के लिए चेक करेंगे देन इट इज नॉट ट्रू। आप बोल सकते हैं ना कि सर यहाँ पे रुक क्यों गए, इसके बाद अगर आप इससे कम वाली वैल्यूज पे चेक करते हैं, देखिए एक चीज तय है, जो नेचुरल आपके दिमाग में आता है वो 2 पाई आता है। अब उसी के मल्टीपल्स में आपको आना है, मतलब सब मल्टीपल्स बोल सकते हैं। 2 पाई के बाद मैंने क्या चेक किया, 2 पाई बाई 2, देन 2 पाई बाई 4, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो आपने देखा पाई के लिए तो ट्रू है, बट उसके फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। सो cos ऑफ sin x का टाइम पीरियड पाई है, जबकि sin x का टाइम पीरियड 2 पाई था। तो वही मैंने बोला, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि f ऑफ gx और gx, f ऑफ gx पीरियोडिक है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो gx के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद हम बात करेंगे तो फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो दो फंक्शन का सम या डिफरेंस से फॉर्म किया जा रहा है, या इसमें आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, दो fx एंड gx दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, या रेशियो भी आप ले सकते हैं, जहां ये दोनों फंक्शन स्मॉल f एंड g ये पीरियोडिक नेचर के, बोथ द फंक्शंस आर पीरियोडिक। मैं लिख देता हूं t1, ऐसे लिख देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ fx is t1 and time period of g of x is t2। तो देखिए मैं बता दूं आपको, अगर ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक हैं तो आप उनका सम लें, डिफरेंस लें, प्रोडक्ट लें या रेशियो लें, ये जो फंक्शन बनेगा रिजल्टेंट फंक्शन वो पीरियोडिक नेचर का होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कहां पे पीरियोडिक नहीं होगा मैं आपको एग्जांपल की मदद से बता दूंगा। और इस फंक्शन का जो रिजल्टेंट फंक्शन का टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टेंट फंक्शन दैट इज कैपिटल X, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ये जो फंक्शंस हैं इनके इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स का अगर आप एलसीएम ले तो वही आपको रिजल्टिंग फंक्शन का टाइम पीरियड मिलेगा। तो ये आइडिया तो बिल्कुल क्लियर है, क्या लिखा है मैंने वो तो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन देखो इसका एप्लीकेशन, एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है sin 4x प्लस cos 3x, ये दोनों फंक्शन पीरियोडिक नेचर के, तो इनका सम भी पीरियोडिक होना चाहिए इस प्रॉपर्टी की मदद से। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या रेशियो सबके सब पीरियोडिक होंगे। और टाइम पीरियड क्या होगा इस फंक्शन का वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4 दैट इज पाई बाई 2। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 t2। तो इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा, fx का जो टाइम पीरियड होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3। पाई तो दोनों के पास कॉमन है, उसको आप सीधा साइड कर लीजिए। नाउ इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट एलसीएम ऑफ 1 बाई 2 एंड 2 बाई 3। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड आउट करना आता होगा।
फ्रैक्शन के केस में हम एलसीएम कैसे लेते हैं, जो न्यूमरेटर में टर्म्स है उनका आप एलसीएम लीजिए और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनका आप HCF लीजिए। तो न्यूमरेटर में व्हाट वी हैव 1 and 2, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है 2 and 3, इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिल गया 2 और 1 का एलसीएम, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल गया 1, 2 और 3 का HCF। पाई तो था ही, यानी 2 पाई इन दोनों का एलसीएम होगा और वही इस फंक्शन का टाइम पीरियड होगा। लेकिन अब देखिए ये कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लो मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखिए अब एक नया फंक्शन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फ्रैक्शनल x, लेकिन अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखें तो ये फंक्शन भी पीरियोडिक नेचर का होता है। इसके ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ग्राफ भी रिपीट करता है अपने पैटर्न को, और जो फिक्स्ड इंटरवल है जिसमें आपको रेपिटेशन दिखाई देगा दैट इज 1 यूनिट, यानी इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है 1। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, और एक ये और ऐड कर लो, मतलब दीज आर 7 फंक्शंस जो आपको नोन होते हैं एंड दे आर पीरियोडिक। ये 7 ऐसे फंक्शन है जो आपको पहले से पता होता है, दीज आर स्टैंडर्ड फंक्शंस और ये पीरियोडिक है। तो इन सब का टाइम पीरियड आप जरूर याद रखें। तो अब अगर मैं इस रिजल्टेंट फंक्शन की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ इसका टाइम पीरियड इज 2 पाई एंड इसका टाइम पीरियड इज 1। लेकिन अब बात आती है कि 2 पाई और 1 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो एलसीएम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनके आप मल्टीपल्स लिखते हैं, और उन मल्टीपल्स में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, 2 नंबर हो 3 नंबर हो सबके मल्टीपल्स लिख दिए। अब सबके मल्टीपल्स में जो लीस्ट कॉमन होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम। लेकिन भाई यहां कॉमन होने का सवाल ही नहीं है। एक इरेशनल नंबर का कोई भी मल्टीपल अगर आप लेते हैं, 2 पाई का फर्स्ट मल्टीपल इज 2 पाई इटसेल्फ, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, तो इरेशनल नंबर्स के जो मल्टीपल्स मिलेंगे आपको वो हमेशा इरेशनल मिलेंगे, जबकि दूसरा रैशनल है, इसके मल्टीपल्स हमेशा रैशनल होंगे। तो अगर मैं इन दोनों के मल्टीपल्स को लिख दूं तो उसमें कुछ कॉमन ही नहीं होने वाला है। इधर इरेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, इधर रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं। क्या रैशनल के मल्टीपल में कभी इरेशनल नंबर आ सकता है? आंसर इज नो। तो कॉमन की तो बात ही नहीं है, लिस्ट तो छोड़ ही दो। यानी ऐसे केसेस में आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, व्हिच मींस आप ये कमेंट कर सकते हैं दैट दिस फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। कैसे नेचर का है? इट इज नॉन पीरियोडिक। हालांकि 2 पीरियोडिक फंक्शन का सम था, लेकिन रिजल्टेंट नॉन पीरियोडिक बन गया। रीजन क्या था? वी कैन नॉट फाइंड आउट एलसीएम ऑफ दीज टू। एक रैशनल एक इरेशनल है, एलसीएम नहीं निकाल सकते। यहां दोनों ही रैशनल था, तो यहां पे इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो ऐसे केसेस भी पॉसिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लो, 1-2 ऐसे केसेस भी मिलेंगे आपको जहां पे ये फंडा फेल कर जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ सपोज आई एम टेकिंग मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो इसका टाइम पीरियड क्या है बताओ? पाई। इसका टाइम पीरियड क्या है? पाई। तो जो रिजल्टेंट फंक्शन है इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, जो कि पाई के इक्वल होगा। बट मैं आपको बता दूं ये टाइम पीरियड नहीं है। देखो ये टाइम पीरियड नहीं है से क्या मतलब है? अगर आप इस फंक्शन के लिए ये चेक करेंगे तो ये ट्रू होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, टी की जगह अगर मैं पाई लेता हूं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट स्टिल आई एम सेइंग पाई इसका टाइम पीरियड नहीं होगा। रीजन क्या है कि पाई से भी छोटी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एंड दैट इज पाई बाई 2। आप चेक करके देख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो एफ एक्स के इक्वल मिलेगी। चलिए चेक करते हैं। एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाई 2 रख दिया, यहां पर भी एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाई 2 रख देंगे। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या बन जाएगा? कॉस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन कॉस बन गया। प्लस इसकी अगर बात करें, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉस साइन बन जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स आपको दिखाई देगा। लेकिन मॉड की एक प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ माइनस एक्स बोथ आर सेम।
x का मॉड और माइनस एक्स का मॉड इक्वल होता है, तो एज ए रिजल्ट ये कहीं ना कहीं वापस मॉड ऑफ साइन एक्स लिखा जा सकता है, विच इज नथिंग बट द एफ एक्स अगेन। वापस एफ एक्स मिल गया, यानी देखिए आपके पास पाई से छोटी एक वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है इस फंक्शन के लिए। यानी अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड क्या होगा, पाई होगा या पाई बाई 2 होगा, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड विल बी पाई बाई 2। तो अब आपके मन में सवाल आता है कि सर हर बार तो ऐसा हो नहीं रहा था, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ऐसा फंक्शन दिखाई दे जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है, मतलब साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन, एंगल्स भी सेम है, तो आप एक बार जरूर हाफ करके चेक कर लीजिए, एक बार ही चेक करना है। ऐसे मैं एक इसके साथ एग्जाम्पल कोट करूं, सिमिलर ऐसा ही, अभी देखो यहां पर भी ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं, लेकिन इस बार जो टाइम पीरियड होगा आपका पाई होगा, इसका पाई इसका पाई एलसीएम पाई। इस बार आप पाई बाई 2 के लिए चेक करके देखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इस बार यहां पे मॉड कॉस एक्स बनेगा, यहां पे मॉड साइन एक्स बनेगा, अगर आप एक्स को एक्स प्लस पाई बाई 2 से रिप्लेस करें। मतलब अगर आप ये चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो इस केस में आप पाई बाई 2 को टाइम पीरियड बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो हम इसको एज टाइम पीरियड नहीं ले सकते। पाई के लिए तो ट्रू होगा, दैट इज ऑब्वियस, वो तो एलसीएम से भी आया, उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाफ के लिए आप चेक करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री था तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार, लेकिन वो आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। पाई बाई 2 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको ये हाफ करना पड़ सकता है, और मेनली तब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का। देखिए एक और फंक्शन में लेता हूं जहां पे ऐसा होता है। देखो मैं तो ये भी बोल सकता हूं कि बहुत कम ऐसा चांस है कि इसके अलावा कुछ तीसरा आपको देखने मिले, क्योंकि मोस्टली कहीं पर भी किसी भी बुक में अगर आप एग्जांपल्स देखोगे ना तो यही सारे फंक्शंस दिए जाते हैं। इसका टाइम पीरियड अभी मैंने निकाला था, पाई आया था, थर्ड वाले प्रॉपर्टी में मैंने इसका टाइम पीरियड आपको बताया था। इसका टाइम पीरियड सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, ये भी पाई होगा। तो अगर मैं एफ एक्स के टाइम पीरियड की बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम यानी पाई के इक्वल होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो पाई बाई 2 होता है। तो वंस अगेन यहाँ पर भी एलसीएम वाला फंडा सेट नहीं होता है। आप एक बार पाई बाई 2 के लिए ये कंडीशन चेक करके देखिएगा, मतलब अगर आप ये चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अभी वापस से चेक नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए टास्क है, आप करके देख लो। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 डेफिनेटली एफ एक्स के इक्वल मिलेगा। तो व्हाट कैन बी सेड, पाई बाई 2 विल बी द टाइम पीरियड, क्योंकि पाई से छोटा एक वैल्यू आपको मिल चुका है जो कि पॉजिटिव भी है, तो डेफिनेटली पाई बाई 2 टाइम पीरियड होना चाहिए। पाई को क्यों लेंगे? तो यही तो ऐसे केसेस हैं जो आप होपफुली इनकाउंटर करेंगे। बट अदरवाइज आप जब भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री का केस देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंटरचेंज होकर के पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप एक बार हाफ करके जरूर देख लो, जो भी एलसीएम से मिला उसको हाफ करके जरूर चेक कर ले, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट और है पीरियोडिक फंक्शन में जो मैं अगले लेक्चर में ऐड करूंगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आए। अगर कहीं भी किसी भी पोर्शन में आपको डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि देखो लाइव लेक्चर जब आप सामने बैठे होते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, जस्ट बाई लुकिंग एट योर फेस ये समझ में आता है कि इस बच्चे को नहीं समझ में आया। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट अपने साइड से आप कॉल करें, है ना, अपने साइड से आप एड्रेस करें कि सर मुझे यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आए। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।